कार्यपालिका। प्रश्न, कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं कार्य बताएं। उत्तर, कार्यपालिका साधारण अर्थ में कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। आज इसका अर्थ सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। आधुनिक राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप ने कार्यपालिका के साथ नौकरशाही को भी मिला दिया है। सीमित अर्थ में तो राज्य के प्रधान तथा उसके मंत्रिमंडल को ही कार्यपालिका कहा जाता है। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत नीति को अमली जामा पहनाने वाले प्रशासकीय अंग भी शामिल हो जाते हैं। कार्यपालिका की परिभाषा। कार्यपालिका को कुछ विद्वानों ने सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में इस प्रकार से परिभाषित किया है। 1. मैक्रिडीज के अनुसार, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। 2. गिलक्राइस्ट के अनुसार, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है। यह वह धुरी भी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है। 3. लाल पालोम्बारा के अनुसार, कार्यपालिका से आशय मुख्य कार्यपालक, विभागों के अध्यक्ष तथा सरकारी सोपान में उच्चतम स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों से है। इसमें वे व्यक्ति, सिविल कर्मचारी तथा अन्य लोग जो मुख्य कार्यपालक की मदद के लिए भर्ती किए जाते हैं, शामिल होते हैं। 4. गाना के अनुसार, व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आ जाती है जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधानमंडल ने प्रकट कानून का रूप दे दिया है, कार्य रूप में परिणत करना है। कार्यपालिका के प्रकार। 1. वास्तविक तथा नामात्र की कार्यपालिका। प्राचीन समय में नामात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं था। शासन की सारी शक्तियां राजा के पास होती थी और वही अकेला समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था। लेकिन 1688 की शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में मंत्रिमंडल नाम की संस्था के जन्म के साथ ही कार्यपालिका के दो रूप उभर गए। शासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल की संस्था के हाथ में चली गई और नामात्र की शक्तियां सम्राट के पास रह गई। नामात्र की कार्यपालिका के लिए संवैधानिक कार्यपालिका का भी प्रयोग किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले सभी देशों में इस प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। भारत में राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक। नामात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें शासन की शक्तियों का राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि वही वास्तविक कार्यपालक होता है। राष्ट्राध्यक्ष तो रबड़ की मुहर या ध्वज मात्र होता है। उसे अपने अधिकारों और शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती। भारत में राष्ट्रपति शासन संबंधी जो भी कार्य करता है, वह मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। संसदीय शासन प्रणालियों में ही वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका का अंतर देखने को मिलता है, अध्यक्षात्मक सरकारों में नहीं। अध्यक्षात्मक सरकारों में तो राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालक होता है, वहां नामात्र की कार्यपालिका का सर्वथा अभाव होता है। अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। 2. राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। आज राज्यों के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कार्यपालिका प्रशासन के साथ जुड़ गई है। आज कार्यपालिका के सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों पर नौकरशाही द्वारा ही किए जाते हैं। इससे प्रशासकीय और राजनीतिक कार्यपालिका का अंतर मिट गया है। लेकिन राजनीति विज्ञान में इनका अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्रीय देशों में तो सारे राजनीतिक निर्णय तथा सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय मुख्य कार्यपालक या मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसका स्वरूप अस्थायी होता है। निश्चित अवधि के चुनावों के बाद नई कार्यपालिका अस्तित्व में आ जाती है। दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारी स्थायी रूप से अपने पद पर रिटायरमेंट की अवधि तक रहते हैं। उन्हें अपने पद पर रहने के लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। इनका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को कार्यरूप देना है। यह कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। इसका स्वरूप स्थायी है। आज के लोकतंत्रीय देशों में ये दोनों कार्यपालिकाएं इस तरह से अंगीकार हो चुकी है कि इनमें अंतर करना कठिन हो गया है। भारत में स्थायी व राजनीतिक कार्यपालिका का सुंदर समन्वय है। 3. संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कार्यपालिका तथा विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर दो तरह की कार्यपालिका होती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय कार्यपालिका को मंत्रिमंडल तथा उत्तरदायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। संसदीय कार्यपालिका के सदस्य संसद या विधायिका के सदस्यों में से चुने जाते हैं और वे अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के निरंतर विश्वास और समर्थन पर आश्रित होते हैं। वे अपने कार्यों के लिए सीधे ही संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
इस प्रकार की कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष व सरकार के अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष में अंतर होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष नामात्र की शक्तियों का स्वामी होता है तथा शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता है। इसमें समस्त निर्णय सामूहिक स्तर पर मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं और अपनी नीतियों के लिए वही उत्तरदायी रहता है। इसके अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। उसकी स्थिति तो रबड़ की मुहर जैसी होती है। इस कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष की अनुमति से कार्यपालिका को भंग कर सकता है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में शासनाध्यक्ष व राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती है। वह अपने कार्यकाल तथा नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वह प्रतीकात्मक या नामात्र का शासनाध्यक्ष न होकर वास्तविक कार्यपालक होता है। इस प्रकार की कार्यपालिका अमेरिका में है, जबकि संसदीय कार्यपालिका इंग्लैंड तथा भारत में है। 4. एकल तथा बहुकार्यपालिका। राज्य की कार्यपालक शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका एकल व बहुसंख्यक दो प्रकार की होती है। जहां पर शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित रहती है, वह एकल कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत जब कार्यपालक शक्तियां अनेक व्यक्तियों या समूह के हाथों में होती हैं तो उसे बहुल या मंडल कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड व ब्रिटेन में बहुकार्यपालिका है, जबकि अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका वहीं पर अस्तित्व में पाई जाती है जहां शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत को कठोरता से अपनाया गया हो। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के कारण कार्यपालिका विधायी नियंत्रण से मुक्त है। वहां पर शासन का कार्यपालक विधायी नियंत्रण से मुक्त है। वहां पर शासन की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। वहां पर संवैधानिक मंत्रिमंडल की संस्था का अभाव है। राष्ट्रपति अपने उत्तरदायित्वों के निवर्हन के लिए कुछ व्यक्तियों की समिति या मंत्रिमंडल बना सकता है, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र व संवैधानिक अस्तित्व नहीं हो सकता। वे कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही करते हैं। वास्तविक कार्यपालक के रूप में प्रशासन पर समस्त अधिकार उसी का होता है। इसके विपरीत बहुल कार्यपालिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। इसमें शासन की सारी शक्तियां मंत्रिमंडल नामक संवैधानिक संस्था के पास होती है। इसके अंतर्गत न तो शक्तियों का एकमात्र स्वामी होता है और न ही वह अपनी इच्छानुसार कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उत्तम उदाहरण है तो भारत का मंत्रिमंडल कार्यपालिका का। 5. पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। जिस देश में कार्यपालिका को पैतृक आधार पर चुना जाता है, वह पैतृक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में सम्राट का चुनाव पैतृक आधार पर ही होता है। यह कार्यपालिका वंशानुगत होती है। इसमें जन इच्छा का अभाव पाया जाता है। इसके विपरीत जिन देशों में कार्यपालिका जनता या जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के आधार पर चुनी जाती है, उसे निर्वाचित या चुनी हुई कार्यपालिका कहा जाता है। भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू, चिली आदि देशों में निर्वाचित कार्यपालिकाएं हैं। कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य है। कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य, विदेश नीति का संचालन, कार्यपालिका के व्यवस्थापन संबंधी कार्य, कार्यपालिका के सैनिक कार्य, कार्यपालिका के वित्तीय कार्य, कार्यपालिका के न्यायिक कार्य, नीति निर्माण करना, कार्यपालिका के संकटकालीन कार्य, कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य, कार्यपालिका के आर्थिक कार्य। 1. कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य। कार्यपालिका प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक तथा नीति संबंधी निर्णय लेती है। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए वह महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति करती है। प्रशासन को चलाने के लिए सभी आवश्यक विभागों की स्थापना भी कार्यपालिका ही करती है। सभी विभागों पर अपना नियंत्रण, निर्देशन व निरीक्षण बनाए रखने की भी व्यवस्था कार्यपालिका ही करती है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को अपने प्रशासकीय कार्य अधिक कुशलता से करने पड़ते हैं। इनमें मंत्रिमंडल नामक संस्था के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन होता है, जबकि अध्यक्षात्मक देशों में राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालक होने के नाते समस्त प्रशासन का अधिकृत प्रशासक होता है। सभी महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियों करता है व प्रशासनिक अधिकारियों पर उसी का नियंत्रण रहता है। देश के अंदर प्रशासन पर कार्यपालिका का ही वास्तविक नियंत्रण रहता है। 2. विदेश नीति का संचालन। आज का युग अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता का युग है। दूसरे देशों से व्यापारिक तथा कूटनीतिज्ञ संबंध बनाए रखना प्रत्येक राष्ट्र की मजबूरी है। परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के बाद तो विदेशी संबंधों का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
ये कार्य अब कार्यपालिका के हाथों से ही संपन्न किए जाते हैं। विदेशों में विदेश नीति के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजनयिकों का स्वागत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व, विदेशी संबंधों को सुसंगत बनाए रखने के लिए की जाने वाली संधियां व समझौते, सांस्कृतिक, शैक्षिकी व व्यापारिक गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण आदि समस्त कार्य कार्यपालिका के ही कार्य है। राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में कार्यपालिका का बहुत अधिक हाथ होता है। यद्यपि विदेश नीति के संचालन में विधायिका का भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य होता है, लेकिन वह औपचारिकता तक ही सिमटकर रह जाता है। युद्धकाल में तो कूटनीतिक संबंधों को गति देने के लिए सक्रिय कार्यपालिका की आवश्यकता अधिक अनुभव की जाती है। भारत में विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमेरिका में इस कार्य में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। 3. कार्यपालिका के व्यवस्थापन संबंधी कार्य। संसदीय देशों में व्यवस्थापन का कार्य कार्यपालिका के सहयोग से विधायिका द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्षात्मक देशों में यह कार्य विधायिका द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अध्यक्षात्मक व संसदीय सरकार में कानून को मूर्त रूप देने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका प्रत्येक व्यवस्थापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में ही निभाती है। यहाँ पर वह कानून का निर्माण और उसे लागू करना दोनों कार्यों को पूरा करने में सक्षम होती है। पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण व्यवस्थापन प्रक्रिया से उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसका सत्रावसान, स्थगन तथा विघटन कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका ही विधेयक पेश करती है और उसे संसद से पारित भी कराती है। व्यवस्थापन कार्य में कार्यपालिका नीति। व्यवस्थापन संबंधी सूचनाओं पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका की सलाह मानने को बाध्य नहीं होती, लेकिन आजकल कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार के व्यवस्थापन संबंधी कार्यों को कार्यपालिका कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य करती है। अपनी प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। विधायिका के अधिवेशन न चलने की स्थिति में कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी कर सकती है। 4. कार्यपालिका के सैनिक कार्य। युद्धकाल या शांतिकाल में देश की सैनिक शक्ति को संगठित रखना व संचालन करने का अधिकार भी कार्यपालिका के हाथों में ही होता है। राष्ट्रपति सेनाओं का वास्तविक कार्यपालक होता है। उसे सेनाओं के गठन, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति और युद्ध का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह राष्ट्रीय सम्मान या सुरक्षा के लिए युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। संसदीय सरकार में तो उसे मंत्रिमंडल या विधायिका की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में उसे स्वतंत्र रूप से सैनिक कार्यों के संचालन का अधिकार होता है। युद्धकाल में कार्यपालिका देश के निवासियों को अनिवार्य सैनिक सेवा देने को बाध्य भी कर सकती है। अमेरिका में अफगानिस्तान और इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही की थी। सद्दाम को पकड़ने का निर्णय राष्ट्रपति बुश का ही स्वतंत्र निर्णय था। इस तरह सैनिक कानून लागू करने और संकटकाल की घोषणा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति या कार्यपालिका को ही है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। युद्धकाल में कार्यपालिका की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तानाशाही देशों में तो कार्यपालिका का सैनिक कार्यों पर सर्वाधिकार हो जाता है। शांतिकाल में भी देश की सेनाओं पर वास्तविक नियंत्रण कार्यपालिका का ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। 5. कार्यपालिका के वित्तीय कार्य। आज देश के वित्त पर भी कार्यपालिका का कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रहता है। आय व्यय पर व्यवहारिक नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का ही होता है। सिद्धांत रूप में तो यह कार्य विधायिका का है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होने के कारण नए टैक्स लगाने, टैक्स हटाने या घटाने के बिल प्रायः कार्यपालिका ही पेश करती है और उन्हें पास करा लेती है। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यपालिका के अंतर्गत एक वित्त विभाग रहता है। कार्यपालिका प्रत्येक विभाग के वित्त पर नियंत्रण भी रखती है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी कार्यपालिका बजट तो पेश नहीं करती, लेकिन बजट को अपनी देखरेख में ही तैयार कराती है। अमेरिका में बजट का निर्माण राष्ट्रपति की ही देखरेख में होता है। भारत में वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। इस तरह कार्यपालिका कुछ वित्तीय कार्य भी करती है। 6. कार्यपालिका के न्यायिक कार्य। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास अपराधी की सजा माफ करने या घटाने का पूरा अधिकार है। यद्यपि लोकतंत्र में इस शक्ति को खतरे की निशानी समझा जाता है, लेकिन आज न्यायपालिका के अधिकार का भी कार्यपालिका द्वारा कुछ न कुछ प्रयोग अवश्य किया जाता है।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है या आजीवन कारावास में बदल सकता है। इससे न्यायपालिका की शक्ति का ह्रास अवश्य होता है। 7. नीति निर्माण करना। कार्यपालिका का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना भी है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति निर्धारण करके संसद के सामने प्रस्तुत करती है। अध्यक्षात्मक सरकार में वह अपनी नीतियों की स्वतंत्र निर्धारक होती है। कार्यपालिका ही देश की आंतरिक व बाहरी नीति का निर्धारण करती है और उसी के आधार पर शासन चलाती है। नीतियों को लागू करना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। 8. कार्यपालिका के संकटकालीन कार्य। संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। सैनिक संकट, विद्रोह, बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा को खतरा या आर्थिक संकट के पैदा होने की स्थिति में कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ऐसे समय में वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन भी कर सकती है और देश में आर्थिक आपातकाल की भी घोषणा कर सकती है। इन शक्तियों के कारण व्यवस्थापिका की शक्ति का ह्रास होने लगा है। 9. कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य। प्रत्येक देश में राजनीतिक कार्यपालिका कुछ न कुछ राजनीतिक कार्य भी अवश्य करती है। इनमें प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, विचार विमर्श व निर्णय, निरीक्षण व नियंत्रण आदि कार्य शामिल है। राजनीतिक समाज में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं का संयोजन व एकीकरण करना भी कार्यपालिका ही करती है। विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देना व उनमें सामंजस्य बिठाना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका देश व समाज को नेतृत्व देने का भी कार्य करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्णय देना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका की निर्णयकारी भूमिका के कारण आज उसकी शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। 10. कार्यपालिका के आर्थिक कार्य। आज का युग कल्याणकारी राज्यों का युग है। आज सभी सरकारें लोकहित के कार्य करने को मजबूर है। इसी कारण वे नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने के प्रयास करती है। इस आर्थिक योजना पर कार्यपालिका का ही पूर्ण नियंत्रण रहता है। देश को संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण होने के कारण कार्यपालिका का महत्व भी बढ़ रहा है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग जैसे विषयों पर कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ा है। आय व व्यय पर नियंत्रण रखने के साथ साथ आर्थिक साधनों की उत्पादन व वितरण प्रणाली पर भी कार्यपालिका का ही नियंत्रण रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार जीवन के हर क्षेत्र तक है। राज्य के कल्याणकारी आदर्श, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, वित्त व्यवस्था, विधि निर्माण, सैनिक कार्यों का संचालन करना, प्रशासनिक व कूटनीतिक कार्य करना आदि के रूप में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व बड़े हैं। आज प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी संबंधों के संचालन से लेकर आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण तक कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का ही विस्तार है। आज कार्यपालिका को सही शासन का लाभ देने व आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज कार्यपालिका के संवैधानिक, संकटकालीन व राजनीतिक कार्यों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में अभूतपूर्व भूमिका है। चेस्टर बेनार्ड ने अपनी पुस्तक फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका के कार्यों को बहुआयामी बताया है। उनके अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रशासकीय, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैनिक, राजनीतिक व आर्थिक कार्य आ जाते हैं। सार रूप में देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोक कल्याण के आदर्श को प्राप्त करना तथा विदेशी नीति का सफल क्रियान्वयन ही कार्यपालिका का आदर्श है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.